नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का वोट युद्ध और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और यूपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं विनय शाक्य। लगातार उनके संपर्क में थे और विधायक विनय शाक्य ने इस्तीफा दे दिया है। और इसके पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है, विधुना से विधायक विनय शाक्य ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। और 2 दिन पहले जो उन्होंने इशारा किया था कि वो इस्तीफा देंगे और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अब इन्होंने बाकायदे पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने उनके घर पर पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी मंजिल कहाँ है। और जैसा कि उन्होंने इशारा किया था कि उनकी अगली जो मंजिल है वो समाजवादी पार्टी है। तो अब एक के बाद एक जो बीजेपी के विधायक है, जो मंत्री हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी क्रम में विधुना से बीजेपी के विधायक विनय शाक्य ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। और इसके पहले भी मीडिया ने जब उनसे बात की थी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद, तो पहले उस दिन तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई इस्तीफा नहीं देने वाला हूं। लेकिन अगले दिन जब मीडिया से उनकी बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के मैं संपर्क में हूँ, मैं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूंगा। और अब उन्होंने आधिकारिक रूप से बीजेपी को इस्तीफा दे दिया है। और अभी वो स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि अब वो क्या समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो उन्होंने इशारा किया था कि बीजेपी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन बीजेपी के एक के बाद एक जो विधायक है, मंत्री हैं, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। शुरुआत किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद 3 और विधायकों ने उनके साथ इस्तीफा दिया। कल एक और जो बड़े मंत्री थे दारा सिंह चौहान, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और आज भी 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। तो एक के बाद एक जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इन सब के बीच आप देखिए, दिल्ली में बीजेपी का महामंथन भी चल रहा है। 2 दिन से तमाम जो यूपी बीजेपी के बड़े नेता है, चुनाव समिति की 24 सदस्य की टीम है, वो यहाँ पर है। आला कमान के साथ मीटिंग हो रही है। और दिल्ली में अभी राष्ट्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो रही है। तमाम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। और एक कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जो नाराज़ जो नेता है बीजेपी को, उनको मनाया जाए। लेकिन मनाने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन उन सब के बीच जो इस्तीफे देने की खबर है वो भी लगातार सामने आ रही है। और इसी कड़ी में एक नया नाम सामने आया है विधुना से बीजेपी के विधायक विनय शाक्य। इसके पहले आप देखिए, ये मुकेश हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और फिर इसके बाद विनय शाक्य, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आज ये 2 बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल भी दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था। तो एक के बाद ये जो बीजेपी के विधायक है वो लगातार इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। और आज भी मुकेश ने पहले इस्तीफा दिया, इसके बाद विनय शाक्य, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। खबर ये है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में है, उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे हैं। और ज़्यादातर जो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में है। और इस्तीफा देने के बाद लगातार ये लोगों को कहा जा रहा है कि भाई सरकार में इनकी अनदेखी हुई है और इसलिए अब ये लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी में छोटे छोटे दलों के लोगों को जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव सबको अपने मोर्चे में जगह दे रहे हैं। आज उनकी तरफ से भी जो पहली और दूसरी चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करने की तैयारी है। लेकिन उसके पहले बीजेपी की तरफ से तमाम जो विधायक हैं वहाँ भगदड़ सी मच गई है। अभी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी इस बात का अंदेशा था कि चूंकि विधायकों की बड़ी संख्या है बीजेपी के पास और ये भी उम्मीद थी कि कई लोगों की टिकट कट सकते हैं, तो बड़ी पैमाने पर वहाँ से विधायक इस्तीफा दे के आ सकते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखकर भी लिस्ट समाजवादी पार्टी के लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये है कि भाई उनके यहाँ झटके पे झटका लग रहा है। आज 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, विधुना से विनय शाक्य। उसके पहले इन तस्वीरों में आप देखिए, ये विधायक मुकेश है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पहले कल दारा सिंह चौहान जो कि मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया मंत्री पद से। इसके बाद उनके साथ 2-3 और बीजेपी के विधायकों ने इस्तीफा दिया। तो वो लगातार वो खबरें में आपको दिखा भी रहे कि किस तरीके से चुनाव से पहले भगदड़ मची है। चलिए, ये खबर तो हम आपको बता ही रहे कि एक और बड़ी खबर आ गई। योगी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है।
तो आप देखिए एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया। योगी सरकार के कद्दावर मंत्री थे ये, अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब आप देखिए तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफे की झड़ी लग गई। अभी हम आपको बता रहे थे कि 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, इसके बाद अभी देखिए फिर खबर आ गई, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी योगी कैबिनेट में मंत्री थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों की झड़ी। अभी टिकट को लेकर मंथन तो हो ही रहा है दिल्ली में, लेकिन उसके पहले इस्तीफों की झड़ी लग गई है। हालांकि लगातार कवायद की जा रही है आलाकमान की तरफ से, जो नाराज नेता है उनको मनाया जाए। यहां तक कि दिल्ली से एक नरमी का रुख भी दिया गया कि बड़े पैमाने पर सिटिंग विधायकों का टिकट नहीं कटेगा, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए लगातार इस्तीफे की खबरें सामने आ रही है। और अब एक और बड़े मंत्री ने, कद्दावर चेहरे थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। विनय शाह की बात अभी मैं कर ही रहा था, मुकेश की बात मैं कर ही रहा था कि एक और बड़े मंत्री के इस्तीफे की खबर सामने आ गई। तो एक के बाद एक अब इस्तीफे की खबरें सामने आ रही है। भगदड़ सी मच गई है बीजेपी में चुनाव से पहले। तो बीजेपी को झटके पे झटका लग रहा है। एक तरफ तो मंथन दिल्ली में जारी है कि पहले दूसरे चरण में किन उम्मीदवारों पर दांव खेला जाए, और उसके पहले जो यूपी में लखनऊ में हालात मचे हुए थे उस पर भी हालांकि नजर रखी जा रही है। कई बड़े नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि जो नाराज विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों को मनाया जाए, समझाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य से, दारा सिंह चौहान से भी बात कर रहे थे, ट्विटर पर भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि तीर कमान से अब निकल चुका है और तमाम एक के बाद एक जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इस्तीफा देते जा रहे हैं। अब बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। योगी कैबिनेट के कद्दावर चेहरे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो तीन मंत्री हो गए। और जैसा कि कल ही हमारे शो में ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया था कि करीब अभी भी 18 मंत्री और हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। और अब देखिए उसमें दम उस बात में नजर आ रहा है कि अब धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यूपी की सियासत की जो 5 तस्वीरें हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अखिलेश की ये पांडव सेना तैयार है, यूपी में जोड़ तोड़ जारी, यानी भगदड़ सी मची हुई है। अभिनव पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। अभिनव, देखिए एक तरफ तो दिल्ली में मंथन चल रहा है और कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि नाराज लोगों को मनाया जाए, लेकिन इसके बावजूद इस्तीफे की लगातार खबरें आ रही। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी से जो लोग भी आए हुए थे, जिन लोगों का 2017 में उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी थी और अपने मन मुताबिक जो है ये लोग पहुंचे हुए थे, ये सारे लोग जो है अब धीरे धीरे इस्तीफा दे रहे हैं। चूंकि इनको इस तरह का लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो है माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि धर्म सिंह यहाँ मैं बता दूं कि आधिकारिक घोषणा लेटर अभी उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन मैं इस समय धर्म सिंह सैनी के घर पर ही मौजूद हूँ। सुबह से ये नदारद है, इनका मोबाइल स्विच ऑफ है, और दूसरी चीज है कि ये जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में अखिलेश यादव से बाकायदे मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो है थोड़ी देर में इनका जो इस्तीफा जो है वो भी मीडिया में सर्कुलेट हो जाएगा। लेकिन अभी जो है, जो विश्वस्त सूत्र बता रहे कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, और सुबह से ही मोबाइल स्विच ऑफ है। बाकायदे यहाँ मीडिया का जमावड़ा है, उनके मैं घर पे ही खड़ा हूँ। यहाँ जब उनसे बात की, उन्होंने सुबह ही पूरे स्टाफ को यहाँ से भेज दिया है ताकि स्टाफ से ये बात सर्कुलेट ना हो पाए कि कहाँ पर ये गए हैं या कहाँ पर हैं। प्राइवेट गाड़ी से ये जो है इस समय जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में अखिलेश यादव से बाकायदे मुलाकात कर रहे हैं। जी अभिनव, अब ऐसे में देखिए, जो बीजेपी का दाव था 2014-17 में, कि ये सवाल मैं बार बार लोगों से भी करता हूं क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के दम पर बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी कि यादव छोड़कर गैर ओबीसी यादव उनको अपने पाले में लिया था, और गैर जाटव जो है दलित, इनको अपने पाले में बीजेपी ने मनाया था। और ये एक उनकी बड़ी रणनीति जिस पर वो कामयाब हुए थे, सफल हुए थे। लेकिन अब उस पर सेधमारी हो गई, वो तमाम जो गैर यादव ओबीसी नेता थे वो छिटक के जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को बड़ा डेंट लग गया। नहीं, देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि हिंदू प्लस जो छोटे दल थे, जितने भी जो ओबीसी के थे या अलग अलग छोटी छोटी जो पार्टियां थी, उन सारे लोगों को एक बंच में डालकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने इतना मैंडेट पाए थे, इतने
प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब सेम फॉर्मूला अगर आप देखिए तो इस समय समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के पास MY फैक्टर के अलावा आप देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है, एक बड़ा OBC कार्ड है, वो इस समय जा चुके हैं। इसके अलावा धर्म सिंह सैनी भी चले गए। इसके साथ साथ में आपने देखा तो कल जो है दारा सिंह चौहान चले गए। और इसके अलावा जो विधायक है, स्थानीय विधायक है, विधायकों की जो है उनकी भी जाने की छड़ी जो है वो लगातार लगी हुई है। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस रणनीति पे निश्चित तौर पर ये रणनीतिकार उनके वहां पर दिल्ली में बैठे मंथन जरूर हो रहा है, लेकिन यहां से एक एक तो का पत्ता जो है वो भी धीरे धीरे जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है। जी तो अब देखिए अभिनव, अखिलेश यादव अब चक्रव्यूह रच रहे हैं। अब उनको ये बात समझ में आई कि पहले उन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी बनाई, इसके बाद बुआ बबुआ की जोड़ी बनाई, उसमें उनको कामयाबी नहीं लगी। अब उनको लग रहा है कि छोटे छोटे जो 2 दल हैं इनको साथ लेने के साथ ही सफलता मिलेगी। लेकिन एक चैलेंज ये भी होगा अभिनव कि इन सभी लोगों, क्योंकि ये जितने लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं। ये लोग BSP छोड़ के BJP में इसीलिए आए थे कि उनको लग रहा था कि सत्ता आएगी, बड़े पद पे आए थे, बड़े पद मिले भी, लेकिन अब ये छोड़ के वहां भी जा रहे हैं। तो टिकटों का सामंजस्य कैसे बनेगा, ये भी बड़ी चुनौती होगी अखिलेश यादव के सामने। नहीं देखिए, बिल्कुल से टिकटों का सामंजस्य बनाना ये भी अभी बाकी है, चूंकि जैसे ही समाजवादी पार्टी अपने टिकट की घोषणा करेगी उसके बाद समाजवादी पार्टी में सरफटोवल जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर पहले ही उन्होंने 10-10 लोगों से एक विधानसभा पे 10 लोगों की दावेदारी के बकायदे फॉर्म भरवाए हैं। जो कार्यकर्ता पहले से 5 साल जो विपरीत परिस्थितियों में, सरकार के न रहने पे विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे थे, उसके बाद भी उन लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है, ये एक दूसरा फैक्टर होगा। ऐसे इन नाराज लोगों को भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने पाले में करती है, ये भी एक चुनौतियों की। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये धर्म सिंह सैनी को चूंकि 5 सालों में इतना एंटी इनकम्पेसी हो चुकी है और सरकार से लोग नाराज है, तो इनको ये आभास होने लगा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो शायद इस बार जो है जीत सुनिश्चित ना हो पाए। दूसरी तरफ है कि इस बार अखिलेश यादव ने वही फॉर्मूला अपनाया है जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया था। सारे दलों को, छोटे छोटे जो भी 2 दल है, सभी लोगों को इस बार कोई गुरेज नहीं है, चूंकि एकमात्र लक्ष्य है अखिलेश यादव का किसी तरह से सरकार बने, उसके बाद फिर आगे का फैक्टर देखा जाएगा। ऐसी सूरत में सभी जो छोटे दल है जितने भी है उन लोगों को एक मंच पे लाने की कोशिश की जा रही है, और जो भी छोटे छोटे जो जातियां हैं उन सभी को जो है बटोरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है, मेरी जब एक प्रवक्ता से बात हुई थी, वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि चूंकि दारा सिंह चौहान की अगर आप बात करते हैं तो दारा सिंह चौहान को इस बात का खतरा अंदेशा आने लगा था कि मधुबन सीट जो थी वो इस बार वहां से विधायक है और वहां से वो जीत नहीं पाते। दूसरी तरफ घोसी विधानसभा पे मुख्तार अंसारी का प्रभाव है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मुख्तार अंसारी को इस बार आपने देखा कि प्रशासन ने जिस तरह से सख्ती अपनाई है और गोंडा जेल में बंद है, और इस बार उनके ठिकानों पर जहां पर भी अवैध चीजें गिराई गई थी, ऐसे में जो मुस्लिम फैक्टर है, जो जुलाहा की जो फैक्टर है, जो बुनकर समाज है जो घोसी में है, वो इस बार जो है समाजवादी पार्टी का इंटैक्ट होता, और कहीं ना कहीं जो है दारा सिंह चौहान को इसकी जीत नहीं मिल पाती। इसलिए उन्होंने जो है पाला बदल, तो ऐसे ऐसे अपने समीकरण बता के, साथ ही ये भी कहा कि ये सारे लोग जो जा रहे हैं ये सभी लोग बहुजन समाज पार्टी से आए थे और बाहर के आदमी थे और बाहर वापस जा रहे हैं। अच्छा देखिए, 5 साल तक तो ये लोग मंत्री पद पे रहे या विधायक रहे, 5 साल, अभी 1 हफ्ते पहले भी आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे उस मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे थे, सब कुछ था, बड़ी तारीफ भी कर रहे थे पूरी सरकार की भी, और दोबारा सत्ता में दमदार वापसी की बात भी कर रहे थे। आचार संहिता लगते ही बोला कि भाई दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों सबके साथ बड़ा अन्याय हो रहा था और मैं वहां चुपचाप से रहा था, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये जो बयान देके वो निकले हैं, यूपी की जनता को कितना ये पच पाएगा या नहीं? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता चूंकि हर जो नेता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या धर्म सिंह सैनी हो, अपना इनका अपने क्षेत्र में निश्चित तौर पर प्रभाव है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि आप इस बात को बीजेपी जनता के बीच में कितना लाने में कामयाब होती है कि ये लोग बाहर से आए थे, ये लोग अपने मौका परस्त है। जैसे ही इन लोगों ने 5 साल जो है चुप मलाई काटी, उसके बाद 5 साल के बाद अब ये लोग अपनी अलग सियासी जो है वो जमीन तलाश रहे हैं और नई पार्टी में जा रहे हैं। चलिए अभिनव बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। मैराथन बैठक चल रही थी और इसी बैठक से अब जो नाम होंगे उनके नाम पर फाइनल मुहर लग गई, यानी अब उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। बस अभी थोड़ी देर बाद जो पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि यूपी में पहले चुनाव समिति की बैठक हुई, वहां पर कई नामों पर मंत्रणा, इसके बाद फिर दिल्ली में 2 दिन से बैठक हुई,
उसमें जो है स्क्रूटनी की गई। और अब आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की हुई है, उसमें ये जो कमेटी होती है वो तय करती है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। तो यहां पर स्क्रूटनी होकर सारे नाम पहुंचे थे और यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बाकी यूपी के सारे बड़े नेता वहां पर थे, अमित शाह वहां पर थे। इन लोगों ने बैठ के मंथन किया और अब से थोड़ी देर बाद वो लिस्ट सामने आ जाएगी। पहले और दूसरे चरण के कौन कौन से वो योद्धा होंगे जो मैदान में उतरने वाले हैं। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से 3 दिन तक मैराथन बैठक हुई। मंथन के बाद अब उसमें से क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 170 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम तय हो चुके हैं। बस थोड़ी देर बाद उनके नाम का ऐलान आज हो सकता है। चलिए अब यूपी के लोगों से जुड़ी हुई खबर है। अगर आपकी दिलचस्पी राजनीति में है और नेताओं का बायोडाटा फिर से आप निकाल लीजिए, हर दिन अपडेट करते रहिए। कब कौन सा नेता किस पार्टी में चला जाए कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। यूपी की सियासी पार्टियों में भगदड़ मच गई है। कोई टिकट कटने से डर रहा है तो किसी को हार का डर सता रहा है। और 2 दिन में यूपी कैबिनेट के 3 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और लखनऊ का सियासी तापमान बढ़ा दिया। All elections of 5 states will be conducted in 7 places. यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का एक और ऐलान हुआ तो दूसरी ओर राजनीतिक मंसूबे पूरे करने की चाह में सियासी पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सूबे के कई दिग्गज चेहरों ने चुनावी बैतरणी पार करने के लिए दल बदल का खेल खेलना शुरू कर दिया। चुनाव के ऐलान के साथ ही टिकटों को लेकर भी मारा मारी मची है। सीट और समीकरण देखकर नेता अपना अपना दांव चल रहे हैं। नेतृत्व के लिए नेताओं को संतुष्ट कर पाना एक बड़ी चुनौती है। कई सीटों पर एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हैं। ऐसे में टिकटों की घोषणा के साथ साथ दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। दल बदल का दांव खेलने वालों में कोई एक शख्स या एक सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि हर पार्टी एक दूसरे के नेता को अपने खेमे में लाकर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश में है। जितिन प्रसाद से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक की पार्टी बदलने से यूपी का सियासी पारा एक बार फिर हाई है। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। यूपी विधानसभा चुनाव में शह और मात का खेल जारी है। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ा सियासी झटका इसको माना जा रहा है। तो बीजेपी ने काउंटर अटैक करते हुए मुलायम के समधी और फिरोजाबाद से सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव को अपनी तरफ शामिल करा लिया है। हरिओम यादव के अलावा बीजेपी ने सहारनपुर जिले के बेहट सीट से कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह यादव को भी अपने पाले में कर लिया है। अगर पतझड़ नहीं आएगा तो बाहर नहीं आएगी। तो जो कमजोर पत्ते हैं, शाखें हैं, अगर वो नहीं टूटेंगी तो दूसरी शाखों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमें खुशी इस बात की है कि जनता प्रियंका जी के साथ, कांग्रेस के साथ, हमारी पार्टी के साथ है। और इस बात को आप कहें या न कहें, अपने दिल में जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत हुई है, कि वही खड़ी है, कि कमजोर है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहला चरण 10 फरवरी को है। पश्चिमी यूपी से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो पूर्वांचल में जाकर 7वें चरण में खत्म होगी। मतलब साफ है कि अब दल बदलने वालों का खेल शुरू हो चुका है, जो टिकटों के बंटवारे के साथ ही बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट सामने आया है। हमारे लिए पी का अर्थ पिछड़ों का उत्थान, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। और उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना बीजेपी में मिलता है उतना किसी सरकार में नहीं मिला। हमारे लिए पी का अर्थ है पिछड़ों का उत्थान। कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ होता है पिता, पुत्र, परिवार, इनका उत्थान। तो बड़ी बात कही है और एक तरीके से अपनी पॉलिसी को सामने रखते हुए परिवारवाद पर हमला किया है बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने। उन्होंने ट्वीट कर पी फॉर्मूला को समझाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी में पी मतलब पिछड़ों का उत्थान हुआ है, बाकी दलों में पी का मतलब पिता, पुत्र और परिवार का उत्थान होता है। तो आप देखिए वार बंटवार का भी दौर शुरू हो चुका है और जिस तरीके से एक तरफ तो भगदड़ मची है, पिछड़ों के वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कुछ जो है पिछड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद से यूपी बीजेपी अध्यक्ष का यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पिछड़ों के साथ साथ यूपी में मुस्लिम वोटों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ पार्टियां मुसलमानों को अपना मोहरा बना रही हैं, कुछ पार्टियां मुसलमानों को अपनी ढाल बना रहे हैं, कुछ मुस्लिम वोट को नजरअंदाज कर अपनी नई रणनीति बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लिहाजा सत्ता का समीकरण साधने के लिए सियासी दल अपना अपना फॉर्मूला लागू करने में जुट गए हैं। ऐसे में सूबे के तकरीबन 5 करोड़ मुस्लिम मतदाता फिर राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। पहले चरण में यूपी की जिन 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे अहम सहारनपुर की देवबंद सीट भी शामिल है। पिछली बार देवबंद सीट पर बीजेपी ने परचम लहराकर सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया था। 2017 के चुनावों में बीजेपी के ब्रजेश सिंह ने तकरीबन 30,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। ब्रजेश सिंह ने उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने माविया अली को हराया था। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन देवबंद सीट पर बीजेपी का जीतना काफी हैरान कर गया। देवबंद पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है और यहाँ की कुल आबादी में करीब 40% मुसलमान हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने जीत हासिल कर विरोधियों का गणित बिगाड़ दिया था। मुस्लिमों के गढ़ में बीजेपी की जीत पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन देवबंद में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1996 में भी बीजेपी ने देवबंद सीट जीती थी। वैसे पूरे यूपी की बात करें तो 144 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट काफी अहम माना जाता है। इनमें से 74 विधानसभा क्षेत्रों में तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा की है, जबकि 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर मुसलमानों की संख्या 20 से 25% के बीच है। मतलब साफ है कि कुल 403 सीटों में से 144 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। मुसलमानों की जहां तक बात है, मुसलमानों को वोट करना चाहिए विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और रोजगार के नाम पर। और मुसलमानों को ही क्यों, हम सभी लोगों को, हम सभी भारतवासियों को इन सभी मुद्दों पर वोट करना चाहिए जो सीधा का सीधा आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। हम शिक्षा की बात नहीं करते, हम रोजगार की बात नहीं करते, हम विकास की बात नहीं करते। अल्टीमेटली एट द डे ऑफ वोटिंग हम लोग चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम की परिपाटी पर। मुद्दे आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। 3 तलाक के मुद्दे पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। 5 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। इन 5 सालों में मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले बहुत से मुद्दे आए, लेकिन तलाक, CAA और NCR के खिलाफ हल्ला बोल समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुस्लिमों पर गहरा असर डाला। अब एक बार फिर चुनावों के दिन आ गए हैं तो मुस्लिम समीकरण को समझना वक्त की दरकार बनती जा रही है। जो बुनियादी सहूलतें होना चाहिए एक आम नागरिक की हैसियत से हर एक शख्स को, यानी स्वास्थ्य,
की ज़रूरतें हैं वो पूरी होना चाहिए, सड़क है वो पूरी होना चाहिए, गली खड़ंजे हैं, अमन शांति है, सौहार्द है, ये तमाम चीज़ें हर एक नागरिक को चाहिए। ये तो यूपी चुनाव में मुस्लिम फैक्टर एक बड़ा फैक्टर होता है और सभी विपक्षी पार्टियां इनको साधने की कोशिश में लगातार लगी रहती हैं। हालांकि किसकी तरफ इनका झुकाव होगा ये इस बार देखना होगा।